नमस्कार साथियों। तो एक बार हम फिर से एक नए सब्जेक्ट, नए फार्मेसी की जर्नी पे आ चुके हैं। तो हमने पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में एचएपी के पहले यूनिट को कवर अप किया था। आज जो है मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट 1 को कवर अप करूंगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये आपका एक थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो एचएपी आपने देखा यूनिट 1। मैं एचएपी के और भी लेक्चर्स, जो भी यूनिट 2, यूनिट 3 फर्दर यूनिट्स होंगे, उसको भी कवर अप करूंगा। मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके एक एक यूनिट को कवर अप कर दूं, ताकि जो नए बच्चे आएंगे फार्मेसी में उनके लिए आसान हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम शुरू करेंगे बेसिक चीज़ों के साथ, जो कि हमें देखना है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहले तो हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, दैट इज योर सिलेबस। ठीक है, तो पहला चीज जो हमें पढ़ना है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या, तो पहला तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस एंड स्कोप्स क्या है, फिर टेक्निक्स क्या है जो कि मेनली यूज किए जाते हैं एनालिसिस को मेजर करने में, फिर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस क्या है, कंसंट्रेशन क्या होता है, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या फॉर्मुलेशंस है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारे मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, फिर इसके कुछ प्रिपरेशन है जो कि आपको पढ़ने हैं, लाइक ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, इन सारी चीज़ों का हमको स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ना है। इसमें है तो मेनली बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बताऊंगा तो सब, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन लेस इंपॉर्टेंट है। फिर हमें ईरर्स देखने हैं, और फिर आखिर में हमें पढ़ना है फार्माकोपिया। और ये फार्माकोपिया जो है ना, ये आपको मेनली 3-4 सब्जेक्ट में सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, तो आप इससे ना ही कंफ्यूज होंगे और ना ही आपको दिक्कत होगा। तो जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस जो होता है उसका काम क्या होता है, अ, उसका एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आज का जो लेक्चर है, जो कि लेक्चर 1 होने वाला है, उसमें मेनली हम 3 चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। पहला तो डिफिनीशन क्या होता है, फिर टेक्निक्स क्या होते हैं, और मेथड ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। बाकी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, फर्दर लेक्चर आते जाएंगे और बाकी चीज़ें आपको कवर अप करा दिए जाएंगे। नोट्स मैंने जो है पहले एचपी के जितने भी मैंने लेक्चर्स कराए हैं, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के नोट मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी मटेरियल के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चलो ये होता क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। तो आप नाम से देखो, फार्मास्यूटिकल मतलब कि आप फार्मेसी पढ़ रहे हो, तो इसमें जो जितने भी फार्मेसी में दवाइयाँ बनती है, जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं, उनका एनालिसिस करना, उनका पता लगाना कि एक्चुअली नेचर कैसा है, काम कैसा करता है, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, दवाई में यूज कैसे होते हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या एरर्स हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला हम कहाँ से लेते हैं और कैसे बनाते हैं। इन सारे चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं। तो अगर हम छोटे से डिफिनेशन की बात करें, तो ये एक तरीके का केमिस्ट्री का ब्रांच है, जो कि केमिकल को आइडेंटिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है और उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक्चुअल अमाउंट कितना है। ठीक है, और मेनली ये केमिकल बेस्ड है, तो टोटल और टोटल जो होगा केमिकल फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रक्चर पे होगा। इसमें मेनली हम 3-4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी क्या है और उसका प्योरिटी क्या है, क्योंकि आखिर आखिर का जो प्रोडक्ट होगा, हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, ना ही कुछ इम्प्योरिटी की। हर एक सेफ्टी का ध्यान रखना होता है ना। तो ये एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी था एंड डिफिनीशन था। और आगे देखें तो एक तरीके से ये जो आपको जो एग्जाम में लिखना है, अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो आप इस वाले पॉइंट को डिफाइन करेंगे। आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वालिटेटिव, मान लो कोई केमिकल है, लाइक आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लो। ठीक है, दैट इज योर केमिकल। तो आप उसकी क्वालिटी के चेक करोगे। क्वालिटी बोले तो प्योर है, कलर फेड नहीं हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है ना,
नेचर वाइज वो कितना परसेंट प्योर है, ये क्वालिटी हो गया। क्वांटिटेटिव मतलब कितना एक्चुअल अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उस केमिकल में मौजूद है, उस चीज का पता लगा। तो मेनली जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ना, वो मेनली दो चीजों पे काम करता है। पहला है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटी बताना, और दूसरा जो है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो आप इस दो टर्म को पक्के से डिफाइन करके आएंगे, ठीक है। फर्दर उसके कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल फॉर्मुलेशन करते हैं, है ना। जब हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटी पता हो जाता है तो उसके यूज से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन फर्दर उसको पता लगाते हैं और फिर कंपोज करते हैं। अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कितने पार्ट, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो आपने दो चीज तो पढ़ ही लिया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में मैंने बताया कि कितना इम्प्योरिटीज है, प्योरिटी है उसके प्रेजेंस को, और क्वांटिटेटिव मतलब मेजर ऑफ अमाउंट, ठीक है। ये आपका केजी में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है वॉल्यूम के केस में, है ना। तो ये सारी चीज इसके यूनिट्स हो गए जिसमें आप मेजर करोगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो टाइट्रेशन करके आप पता लगा सकते हो, और इसमें अगर बात करें तो टेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने फर्दर लोअर क्लासेस में, लोअर डिविजन्स में आप आयोडीन टेस्ट वगैरह पढ़े होगे, दैट इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं जो अगला हमारा जो टाइप है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, वो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब आप आओगे कॉलेज में और फार्मेसी ज्वाइन करोगे, तो आप जब लैब ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, ठीक है। उसमें आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से ना पता लगाते हो कि जो हमारा एक्चुअल कंपाउंड है वो प्योर है, कितना है, एक्यूरेसी कितनी है ना। एक्चुअल उन सब चीज़ों जिसको हम पता लगाएंगे, ठीक है। जैसे यूवी हो गया, आईआर हो गया, एनएमआर हो गया, एचपीएलसी हो गया, टीएलसी हो गया, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, है ना, गैस क्रोमेटोग्राफी, जीसी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम देखेंगे फर्दर होता क्या एक्चुअली में। तो ये मेनली इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ये जो है ये सेमी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। सेमी क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये आते हैं दो पार्ट, पहला आता है फिजिकल मेथड एंड दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में मेनली हम केमिकल के फिजिकल प्रॉपर्टी को पता लगाते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सारी चीजों का पता लगाते हैं। और केमिकल में क्या होता है कि उनके केमिकल रिएक्शंस पे, जैसे उसका टाइट्रेशन कराते हैं, नेचर वाइज एसिड है, बेस है, कितना प्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, इन सारी चीजों का हम पता लगाते हैं। फिर हम फर्दर रिडॉक्स टाइट्रेशन भी करते हैं। तो ये सारे कुछ टाइप्स हो गए। आप इसको चार्ट और टेबल के फॉर्म में बता सकते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो है ड्रग डिस्कवरी में, क्वालिटी कंट्रोल में, फिर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में। जैसे ये आपके एफडीए वगैरह और डब्ल्यूएचओ रेगुलेटरी बॉडी होता है जो कि आपको सर्टिफिकेशन देता है कि जो ड्रग है वो प्योर है या नहीं है और सेफ है कि नहीं है फर्दर यूज के लिए। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में, बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज में, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब कि ड्रग्स जो है आप पढ़ोगे बाद में, एब्जॉर्प्शंस, मेटाबॉलिज्म्स, है ना, एबीएमई, है ना, बायो अवेलेबिलिटीज, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन, ये सारी आप फर्दर पढ़ोगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। फिर उसके स्टेबिलिटी टेस्ट, मतलब स्टेबल है कि नहीं, ये सारे उसके अप्लीकेशंस हो गए। अब अगर हम बात करें स्कोप की, ठीक है, तो पहला तो है आपका ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। आप ड्रग को देखते हो, फॉर्मुलाइज करते हो, रिसर्च करते हो, ये सारे ड्रग डिस्कवरी के पार्ट्स हैं। दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो किसी भी ड्रग्स को बनाने में उसका टेस्ट कर सकते हो, है ना। और कितना वो स्टैंडर्ड कितना है, बैच टू बैच उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं। मतलब आपने पैरासीटामोल का टैबलेट बनाया, मान लो एक जो पूरा जो स्लिप आता है उसमें 10 टैबलेट है, तो हर एक इंडिविजुअल टैबलेट में एक्चुअल अमाउंट जो पैरासीटामोल का है वो स्टैंडर्ड है, सेम है, कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है। ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के माध्यम से हम करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि एक्चुअल जो आप ड्रग ले रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो कैसे काम कर रहा है। और क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि जो जो ड्रग ले रहा है, ड्रग कौन लेता है, पेशेंट्स लेते हैं, है ना। तो एक्चुअल जो वो ड्रग ले रहा है तो उससे वो कितना परसेंट एश्योर है, मतलब कि कितना सेटिस्फाइड है, हाँ मतलब मेरे लिए वो ड्रग कारीगर है या मेरे लिए ड्रग कारीगर नहीं है। तो ये आपके जो है क्वालिटी एश्योरेंस में कवर अप होता है। आप जब फर्दर आओगे फिफ्थ सिक्स सेम में, तो इस पे एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का और क्वालिटी चेक का, ठीक है। अगला है रेगुलेटरी बॉडी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, एफडीए, डब्ल्यूएचओ, यूरोपियन मेडिकल मेडिकल अथॉरिटीज वगैरह होते हैं। तो ये सारे कुछ आपके अथॉरिटीज है। फिर वो डेटा प्रोवाइड करते हैं कि जो जीएमपी है, आप कुछ शेड्यूल्स पढ़ोगे, जैसे शेड्यूल एम में जो है
जीएमपी मेंशन है हमारा, किसमें है, शेड्यूल एम में, ठीक है, ये आपका जीएमपी, ठीक है। तो उसमें आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए होते हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं और फर्दर लाइसेंसिंग प्रोवाइड होता है। फिर आता है क्लिनिकल एंड बायो एनालिटिक रिसर्च, क्लिनिकल्स है ना, जैसे आप कोई दवाई बना रहे हो तो उसकी बायोबिलिटी क्या है। अब बायोबिलिटी से आप कंफ्यूज नहीं हो, बायोबिलिटी का मतलब कि जब आप ड्रग ले रहे हो बॉडी में, तो एक्चुअल कितना अमाउंट ड्रग का जो है या कितना परसेंट ड्रग का है जो साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहां उसको एक्ट करना है वहां तक वो पहुंच पा रहा है, वहां तक वो रीच कर पा रहा है और अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है, दैट इज योर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर ड्रग को एनालाइज करते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे ब्लड, प्लाज्मा, यूरिन्स के टेस्ट वगैरह में, है ना, उसमें भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड उसके इंस्ट्रूमेंट काम होते हैं, ठीक है। फिर जेनरिक ड्रग और बायोसिमिलर ड्रग डेवलपमेंट्स, जेनरिक ड्रग आपको पता ही होगा। फिर एकेडमिक रिसर्च, अभी देखो कोविड 19 आया था, है ना, तो उसमें जो कोविड का जो रिसर्च हुआ, कोविड का जो वैक्सीन आया था, वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के माध्यम से उसको डेवलप किया गया था। फिर इन्वायरमेंट एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशन, फॉरेंसिक जितने भी आपके क्राइम सीन होते हैं या ब्लड सैंपल होते हैं उसको टेस्ट करना, फिंगरप्रिंटिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है ना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप के अंदर आता है। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, है ना, आप इसमें क्वालिटी चेक इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, फिर R&D में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में। ये आप फार्मेसी करने के बाद के जो आपके कैरियर्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप क्या क्या आप कैरियर को देख सकते हो, एकेडमी एंड टीचिंग, टीचर्स प्रोफेसर बन सकते हो, और फॉरेंसिक में जा सकते हो एज अ मेडिकल डॉक्टर और फॉरेंसिक डॉक्टर के रूप में आप जा सकते हो। आपने स्कोप देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया, एनालिसिस होता क्या है वो देख लिया। अब देखते हैं कि डिफरेंट टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मतलब कि टेक्निक्स क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, मतलब एक्चुअल में किस तरीके से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है और उसको, तो मेनली जो है ये दो तरीके से होता है, पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल समझ ही रहे हो आप, लैब में जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है तो उसके माध्यम से ये मेनली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है और कैरेक्टराइज करता है कि सब्सटेंस एक्चुअल में है क्या सैंपल को, ठीक है। और ये मेनली बहुत एक्यूरेट होता है, सेंसिटिव होता है और फास्ट होता है, क्योंकि आजकल देख रहे हो एआई का जमाना आ गया है, इंस्ट्रूमेंट का जमाना हो गया है। तो लैब में मेनली इंस्ट्रूमेंट में आप केमिकल डालो, आपको इंस्ट्रूमेंट सारा चीज बता देगा कि कितना अमाउंट है, कितना परसेंट प्योरिटीज है ना, एक्चुअल फॉर्मुलेशन क्या चाहिए, सारी चीजें जो है एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंटल बता देता है। दूसरा जो टेक्निक है दैट इज नॉन इंस्ट्रूमेंटल, इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है, दैट इज ट्रेडिशनल। जब पुराने लोग थे, जब इंस्ट्रूमेंट नहीं मौजूद था, तो पुराने ट्रेडिशन में नॉन इंस्ट्रूमेंटल यूज किया जाता था, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, और इसमें जो है मेनली जो है एक रूटीन क्वालिटी कंट्रोल होता है, जिसमें कि सैंपल और ड्रग का ऐसे करते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। उसमें आप जब फर्दर आओगे तो जब उसमें क्या होता था पहले, पैडी, आप एक कोई केमिकल को टेस्ट करना है तो उसको एक क्या बोलते हैं, घड़े में डाल के फिर उसको कवर अप करके फिर उसको अर्थ में डाल देते थे, अर्थन लीड में डाल के उसको अर्थ के अंदर डाल देते थे, कुछ दिन तक छोड़ देते थे, फिर उसमें केमिकल प्रेजेंस को चेक करते थे, एल्कोहल के फॉर्मेशन को। आप फर्दर ये पढ़ोगे, इसमें जो सबसे जो सबसे हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट मेथड है दैट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आप जैसे टाइट्रेशन में क्या होता है कि आप एक्चुअल उसके जितने भी क्वांटिटी है उसको पता लगाते हो। इसमें दो दो मेनली दो चीज़ों का यूज होता है, नीचे बीकर मौजूद होता है और ऊपर आपका टाइट्रेशन इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें आपका एक्चुअल सैंपल होता है, वो ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे टाइट्रेट होता है। मेनली ये दो दो कंपाउंड के बीच में होता है। आपने HCl और NaCl का टाइट्रेशन आप पढ़ोगे और लैब में परफॉर्म भी करोगे, तो आप समझोगे कि एक्चुअल में टाइट्रेशन होता क्या है। आपने टेक्निक पढ़ लिया, अब मेथड्स क्या होते हैं, मतलब किन किन मेथड से हम एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो आपने देखा था इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल को जो है फर्दर जो है ना इलेक्ट्रो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, क्रोमेटोग्राफी एंड अदर, है ना। आपको मेरी वीडियो में ये दिख ना रहा हो, लेकिन जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं सब दिखेगा आपको, डोंट वरी। और दूसरा था नॉन इंस्ट्रूमेंटल, उसी को मैंने क्या किया कि चार्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और जितने भी टेक्निक्स होते हैं मैंने बताया। इलेक्ट्रोकेमिकल है मेनली कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये सारे टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इलेक्ट्रॉन के बेस पे ये मेनली काम करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारे, NMR, है ना। फिर ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक AAS,
फ्लोरोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है जो कि मेनली इंस्ट्रूमेंटल है। फिर क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ोगे फार्माकोगनोसी में, एचपीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सारे क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक है जो कि मेनली केमिकल के नेचर, प्यूरिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, इन सारी चीज़ों को करने में हेल्प करता है। कुछ अलग टेक्निक भी होता है जैसे एलिसा, जिसमें एंटीबॉडी और एंटीजन के एंटीबॉडी और एंटीजन के कंपेयर करके इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एलिसा का ये फुल फॉर्म होता है। उसमें हम मेनली HIV वगैरह का जो टेस्ट होता है उसमें ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, नॉन इंस्ट्रूमेंटल की बात अगर करते हैं तो दो तरीके से होता है, एक तो केमिकल जो हमारे इन्वायरमेंट में है, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। ठीक है, केमिकल में वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविटोमेट्री जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि पूरे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको पढ़ने होंगे लैब में, दैट इज योर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में एसिड बेस भी हो सकता है, रेडॉक्स भी हो सकता है, और नॉन एक्वस भी हो सकता है। और ग्रेविटोमेट्री में मेनली क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, जो कि ग्रेविटी के माध्यम से हम चेक करते हैं कि मेनली कितने कंपाउंड्स में प्योर है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास मान लो कोई कंपाउंड है, मान लो हमारे पास HCl है। ठीक है, ये HCl है। तो HCl है तो HCl क्या है, मतलब कितना कंसंट्रेशन है, और अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे। आप जब मार्केट जाते हो, आप शॉपकीपर को बोलते हो कि चावल दे दो, तो आपको बताना होता है ना कि 1 kg चावल मुझे देना है, या अगर दूध लेना है तो 1 लीटर या हाफ लीटर या ग्राम, जितने भी आप यूनिट बताते हो उसको, तो वो उतना सामान निकाल के देता है। तो वैसे ही केमिकल में भी होता है, आप जब लैब में जाओगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, तो वैसे ही अगर आपका केमिकल है तो उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जिसको कि आपको पढ़ना है और फिर पता लगाना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, इसके फॉर्मुलेशन क्या है और इसका काम कैसा है। तो मेनली जो कंसंट्रेशन होता है एक तरीके से मेजरमेंट होता है कि कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का, ठीक है, वो प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। जैसे मान लो ये आपका बीकर है, ठीक है, और इसमें आपका ये पानी है। ठीक है, ये आपका मान लो, ये आपका क्या है, ये आपका पानी है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने डाल दिया HCl। ठीक है, HCl डाल दिया, तो यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज योर वाटर। ठीक है, ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और HCl क्या है, आपका सॉल्यूट, जो आप बाहर से मिला रहे हो। तो ये आपका एक कॉन्सेंट्रेशन बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में दोनों चीज होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेनली ज्यादा अमाउंट पे पाया जाता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना सॉल्यूट है उस सॉल्वेंट में, या यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है वाटर एंड HCl का, तो इस H2O में कितना परसेंट या कितना कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट में HCl है, उसको मेजर करने के टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, ड्रग डोजिंग, फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, सब में इसका रूल है। तो आपको जो मेनली जो पढ़ना है, एक्सप्रेशन कितने हैं, वो मेनली आपको 6 पढ़ने हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली आपको कितने पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं। पहला है आपका मोलरिटी, दूसरा है मोलालिटी, तीसरा नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, परसेंटेज प्योरिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। ये आपको पढ़ना है। जो बच्चे नीट्स ड्रॉप लिए होंगे या IIT वगैरह का प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा न्यूमेरिकल में। आप जब एग्जाम जाओगे फार्मेसी के एग्जाम में, तो मेनली न्यूमेरिकल कम आते हैं, लेकिन आपको डिफिनीशन एंड फॉर्मुलेशन पक्के से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं अपने एक्सप्रेशन का, दैट इज योर मोलरिटी। मोलरिटी में जो एक टर्म आता है दैट इज योर मोल। ठीक है, आपको पहले समझना है कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो मोल कुछ नहीं है, एक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे केजी, ग्राम, लीटर, ये सारे फंडामेंटल ऐसा यूनिट है आपका स्टैंडर्ड यूनिट, वैसे ही मोल केमिस्ट्री का फंडामेंटल यूनिट है, जो कि यूज किया जाता है कि कितना अमाउंट है सब्सटेंस का एक्चुअल में। ठीक है, जैसे आप कोई केमिकल लिए, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो एक्चुअल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका केमिकल है। तो केमिकल का अमाउंट को मेजरमेंट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट, सॉरी फंडामेंटल यूनिट बनाया, दैट इज योर मोल। अब मोल से हम समझेंगे मोलरिटी। तो मोलरिटी सिंपली क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान रखेंगे क्या है, पर लीटर, मिलीलीटर नहीं है, पर लीटर, मतलब कि मोल, है ना, पर लीटर, दैट इज योर मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने मेंशन किया है, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट लिया गया है, ध्यान रखिएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया गया है किसी भी सॉल्वेंट का, तो आपको उसको मान लेना है 1 लीटर, दैट इज योर 1000 ml। ठीक है,
यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर या ग्राम लीटर। ठीक है, ठीक है, यूनिट हो गया मोल पर लीटर या मोल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये भी सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 मोलर HCl में कितना होगा? 1 मोल HCl में 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज मोलरिटी इसके बता रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मोल को हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं और मोलरिटी को हम कैपिटल M से, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो ना, HCl का मोल कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ फिट कर दो, 1/1, ये क्या ही हो जाएगा? ये 1 ही तो होगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज योर मोलालिटी। मोलालिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी मोल ऑफ सॉल्यूट ही है, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ जो सॉल्वेंट है वो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। वहां जो सॉल्वेंट था 1 लीटर था, दैट इज योर लिक्विड। और यहाँ जो है दैट इज योर सॉलिड, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड में होगा। ठीक है, तो मोलैलिटी मोलैलिटी मेनली सिमिलर ही होता है, लेकिन मोलैलिटी क्या होता है कि मोलैलिटी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, ठीक है, और प्रेशर से। ये भी डायरेक्टली जीपैट वगैरह में, या आप जब 2 नंबर अगर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में मेनली मेन डिफरेंस होता है क्या। तो पहला डिफरेंस ये हो जाता है कि सॉल्वेंट जो है वो किलोग्राम में होगा और मोलैलिटी में लीटर में होगा। और दूसरा ये हो जाएगा कि मोलैलिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर से, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन मास नॉट वॉल्यूम। ठीक है, अब मास पे टेम्परेचर पे क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब आप, अब लोहा को मत ले लो। ठीक है, ठीक है, लोहा आप लोहा को तो आप ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो लोहा केमिकल नहीं है। ठीक है, तो वो आपके मोलैलिटी मोलैलिटी में नहीं आएगा। अगर हम मोलैलिटी के फॉर्मूला की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप यहाँ पे यूनिट का खासा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनिट आपका गया, पूरा आपका फॉर्मूला गया। यूनिट डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में 2 नंबर में। मोल पर केजी इसका यूनिट हो गया, उसका क्या था? मोल पर लीटर, मोल पर केजी इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो। अगला जो है आपका है नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी को हम एन से डोनेट करते हैं, कैपिटल एन। और ये मेनली क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है इसको अभी हम देखेंगे। मेनली क्या होता है कि एक कंसंट्रेशन यूनिट होता है, मेनली एसिड बेस रिडॉक्स पर्सिपिटेशन, और इसके मोल्स को पता लगाने में मेनली हेल्पफुल होता है। इसका अगर फॉर्मुलेशन की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इक्विवेलेंट, इक्यू का मतलब हो गया इक्विवेलेंट पर लीटर, या इक्विवेलेंट, है ना, लीटर इनवर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगर हम इसको मोलैरिटी को नॉर्मलिटी से कंपेयर करें तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन। और मोलारिटी क्या था आपका? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और एन क्या है आपका? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हो या नंबर ऑफ आयन ले सकते हो, वैलेंसी जिसको बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एसिड, एसिड बेस ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 एक डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड मतलब कि इसका जो वैलेंसी होगा दैट इज 3, सॉरी 2। अगर ट्राइप्रोटिक होता तो 2 होता। तो ये और आपका यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है? 1 मोल। तो 1 मोल्स के लिए कितना होगा? 1 मोल का मोलरिटी क्या होगा H2SO4 का? 1 m ही हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी दैट इज 1 मोल इंटू, है ना, एन दैट इज योर वैलेंसी। तो ये कितना हो जाएगा? 2n। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बता रखा है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट हमको पता लगाने के लिए केमिकल का मोलर मास पता होना चाहिए और उसके वैलेंसी पता होना चाहिए। ठीक है, वैलेंसी कितने डाइप्रोटिक है ट्राइप्रोटिक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी के। अब इसी को आप अगर फर्दर एक बार देख लीजिए, फर्दर इस फॉर्मूले को यहाँ डाल दो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे। ठीक है, इसको, तो जो नॉर्मलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, मोलर मास, है ना, डिवाइडेड बाय एन, है ना, और ये हो जाएगा इन, सॉरी यहाँ इंटू ले लेते हैं, इंटू
यहाँ इंटू ले लेते हैं, इंटू आपका क्या था इसमें, सॉरी, यहाँ आप देखो यहाँ क्या था, वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज योर एल। तो नॉर्मेलिटी का ये एक और फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने इस ग्राम इक्विवेलेंट पार्ट को नॉर्मेलिटी के ऊपर वाले में पार्ट ऊपर वाले फॉर्मूले में फिक्स कर दिया, कोरिलेट कर दिया। फॉर्मुलिटी जो होता है एक तरीके से नंबर ऑफ फॉर्मूला, एक एक्चुअली ये भी नॉर्मेलिटी के सिमिलर ही होता है, लेकिन इसमें फॉर्मुलेशन को चेक किया जाता है कि कितने फॉर्मूला पाए जाते हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, और इट इज वेरी, सॉरी नॉर्मेलिटी मैंने बोला, इट इज वेरी सिमिलर टू मोलैरिटी, लेकिन ये फार्मूला के बेसिस पे है, तो इसमें आयोनिक कंपाउंड को हम मेनली आयोनिक कंपाउंड पे ये स्पेसिफाई होता है। और इसके मैं फार्मूला की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट, फिर फार्मूला वेट, ठीक है, जो कि ग्राम पर मोल में मेजर करते हैं, ठीक है, और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इन लीटर, ठीक है। जहां भी वॉल्यूम नहीं दिया होगा उसको आप मान लेना है 1 लीटर या 1000 ml, ठीक है। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में दिया है तो ये लीटर जो है वो ml में हो जाएगा, सॉरी आपका जो है लीटर में ही रहेगा। यूनिट की बात करेंगे तो मोल पर लीटर या मोल पर लीटर इनवर्स, है ना। मोल पर लीटर मोलरिटी का भी यूनिट था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनिट सेम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज एक दूसरे से अलग होता है। मोलरिटी एंड फॉर्मुलेशन अलग होता है, सिमिलरिटी है दोनों में, बट ये दोनों चीज अलग होता है। वैसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है उसके लिए ही सिर्फ फॉर्मुलेशन यूज होगा, इस बात का ध्यान रखें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 58.5 ग्राम NaCl जो है, फॉर्मूला बेट आपका मेंशन किया हुआ है 58 ग्राम पर मोल, ठीक है, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 लीटर, मतलब यहाँ पे V जो है वो आपका क्या है, 1 लीटर है, ठीक है। और फॉर्मूला बेट आपका दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूला बेट आपको लगाना है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, मास, है ना, मास बाय फॉर्मूला वेट इनटू क्या था आपका, वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको मास दिया हुआ है NaCl का, दैट इज और 58.5, है ना, यहाँ पे मेंशन है। फॉर्मूला बेट दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1, तो 58 से 58 जाएगा, बच क्या जाएगा 1, दैट इज और 1F, मतलब NaCl के लिए फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा 1। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अगर थोड़ा बहुत टफ लग रहा हो तो एग्जांपल पे आप फोकस ना करके भी डायरेक्टली आप इसके फॉर्मुलेशन को रट लो, यूनिट्स को रट लो और डिफिनेशन को रट लो, आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, एक दो न्यूमेरिकल कर ही लेने हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछ भी लेता है, और जब लैब में जाओगे प्रैक्टिकल करोगे और जब वाइवा दोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन दे भी देता है कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो आप कोई भी पार्ट को छोड़ोगे नहीं। अगला टॉपिक जो है परसेंटेज प्योरिटी, मतलब कितना परसेंट प्योर है सब्सटेंस, ठीक है, इसको पता लगाते हैं, ठीक है। परसेंटेज बाय मास भी हो सकता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। हम ये मेनली क्या बताता है कि सैंपल जो है वो कितना एक्चुअल डिजायर केमिकल, मतलब कितना जो डिजायर्ड है, मतलब हमें जो चाहिए वो एक्चुअली कितना केमिकल उस केमिकल में है, नेचर वाइज वो कितना प्रेजेंट है और कितना प्योर है, एक्चुअली परसेंटेज प्योरिटी से हम उसको मेजर करते हैं, और कोई कंटामिनेशन तो नहीं है या कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, इससे भी मेजर हो जाएगा। फॉर्मुलेशन की बात करें, ये मेनली जो है परसेंटेज वेट बाय वेट है, ठीक है, ठीक है, वेट बाय वेट है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है, तो आप एक एक समझ लो, दोनों सेम ही होता है। मास ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 1000, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। एग्जांपल देखते हैं, इफ 100 ग्राम ऑफ सैंपल इज इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 80 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसका आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो प्योरिटी का इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योरिटी कितना दिया हुआ है इसका 80, है ना, ये देखो, और टोटल मास कितना है 100, दोनों को डिवाइड करके 100 से इंटू कर दो, डेट इज योर 80%। फॉर्मूला में कुछ नहीं, इसको आप फॉर्मूला में डालना है, जितने भी डिटेल्स दिए हुए हैं आपके जो भी आउटकम्स होगा आपको निकल के आ जाएगा। अगला जो आखिरी टॉपिक है, आखिरी जो आपका एक्सप्रेशन है, डेट इज ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक तरीके का कंसंट्रेशन का पार्ट है, जो कि जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है ना, उसके मतलब मान लो आप 1 लीटर आपने वॉल्यूम ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, उसमें आप 1 ग्राम HCl डाल रहे हो। अब सोचो कि सॉल्यूट यहाँ पे कितना कम है, मतलब ये कितना ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो ये जो छोटा सा अमाउंट है ना, उसको ट्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं।
मतलब वो 1 ग्राम भी तो डिसॉल्व होगा ना 1 लीटर में, तो उसके छोटे-छोटे पार्ट जो होंगे डिसॉल्व होंगे। तो उस छोटे-छोटे पार्ट को ट्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक टर्म यूज़ किया, दैट इज़ योर पार्ट पर मिलियन। ठीक है? मतलब कि आउट ऑफ 100 मिलियन पार्ट, ठीक है? वो मतलब वो 1000 लीटर का पहला पार्ट, ठीक है? यहाँ पे मिलियन में बात किया जा रहा है, मतलब 1 मिलियन का 1 पार्ट, मतलब सॉल्यूट का 1 पार्ट 1 मिलियन में, 1 मिलियन सॉल्यूशन का, ठीक है? उसको मेजर कर रहे हैं। इसके फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट मिलीग्राम में लेना है क्योंकि ये डाइल्यूट है, बहुत कम है। मास ऑफ सॉल्यूशन केजी में, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन आपका ज्यादा है, तभी तो डाइल्यूट हो पाएगा। तो इन टर्म ऑफ केजी, ठीक है? अगर हम वर्किंग फार्मूला की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 10⁻6, 10⁻6 ये इसको मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए है ना। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 6 जीरोज है तो मिलियन होगा। तो मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻6, ये इंपॉर्टेंट है, मेनली जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं उसमें ये फॉर्मूला लगाया जाता है। 1 पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर, ये वाटर सॉल्यूशन के लिए ये बताया गया। ये भी डायरेक्टली 2 नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। यूनिट की बात करें तो mg पर लीटर या mg लीटर इनवर्स होगा, ठीक है? mg लीटर इनवर्स, ठीक है? एग्जाम्पल देख लो आप इसका। इफ 2 mg ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है? 2 mg, तो मास कितना दिया हुआ है 2, और वॉल्यूम कितना है लीटर, 1 लीटर, 2 ppm हो गया। अगर इसी को आपको कन्वर्ट करना है इसमें, तो पहले आप mg को ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है? फिर इसका वॉल्यूम पुट करो और 10⁻6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपके ppms आ जाएंगे, ठीक है? ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। जितने ये मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी मैंने बताया उसके फॉर्मूला आपको क्लियर कट होंगे, चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो, लेक्चर में मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो मैं बस आपसे एक ही चीज चाहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है? ताकि उनको भी मदद मिल सके और हमारा भी फैमिली बढ़ सके, मैं भी मोटिवेट होते रहूं। लेक्चर जो है मैंने पहले ही बता रखा था, जब तक एक यूनिट खत्म नहीं होगा, जब तक लेक्चर के नोट्स नहीं आएंगे, जब मैं इस यूनिट को कवर अप कर दूंगा पूरी तरीके से, फिर जितने भी नोट्स हैं सारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने जो जो भी चीज़ें देखी हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको थोड़ा रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कुछ चीज़ को फिर से समझाऊं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था। सबको धन्यवाद, सब्बा खैर, थैंक यू।